आज मुझे आपको 6.2 एक्सरसाइज बतानी है। 6.1 जो है वो उसका वीडियो मैं काफ़ी पहले बना चुका हूँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं 6.1 का जो लिंक है वो आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने उसमें करी थी वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने 6.1 में जो है कुछ चीज़ें बताई थी, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये 6.2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर दो लाइनें पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर उनको इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और एल जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उस कंडीशंस में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने कंडीशंस क्या बोली है। मैंने कहा है कि अगर दो लाइनें पैरेलल है, जैसे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ये जो है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उस कंडीशंस में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होते हैं और जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड उसका टोटल 180 डिग्री होता है। यानी अगर लाइनें पैरेलल है तो तीन प्रॉपर्टी अपने आप एप्लीकेबल हो गई। पहली, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कौन से इसमें, एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये अपने आप इक्वल हो जाएंगे अगर लाइनें पैरेलल हैं। तो जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, 3 और 5, 4 और 8, ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड जो उसका टोटल 180 डिग्री होगा। इंटीरियर ऑन द सेम साइड मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 8 का टोटल 180 होगा और एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो टोटल है वो 180 होगा। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती हैं जब लाइनें पैरेलल हैं। अगर लाइनें पैरेलल नहीं हैं तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। मान लीजिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि लाइनें पैरेलल प्रूव करिए, लाइनें जो है वो पैरेलल प्रूव करिए, तो उस कंडीशंस में आपको किसी भी एक पॉइंट को प्रूव करना पड़ेगा। या तो आप ये प्रूव करेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, या आप ये प्रूव करेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, या फिर आप ये प्रूव करेंगे कि इंटीरियर एंगल्स का जो टोटल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड उसका जो टोटल है वो 180 डिग्री। अगर आपने इन तीनों में से किसी प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया, इट मीन्स की लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो ये जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि लाइनें पैरेलल हैं या नहीं हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी। ये 6.2 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें लाइनें जो है वो पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो डेफिनेटली ए बी जो है वो अगर सी डी के पैरेलल है और सी डी इसके पैरेलल है तो ए बी जो है ई एफ के भी पैरेलल होगी, ठीक है। वाई और जेड इनकी रेशियो दे रखी है 3:7, 3:7। तो इसको ही सबसे पहले लिख लेंगे, वाई और जेड 3:7 दिया हुआ है, तो वाई जो है उसे एज्यूम कर लेंगे 3K। एक्स नहीं मान सकते, एक्स ऑलरेडी गिवन है, वाई नहीं मान सकते वो ऑलरेडी गिवन है, जेड नहीं मान सकते वो ऑलरेडी गिवन है, तो इसलिए के मान लिया और जेड को 7K मान लिया, ठीक है। जेड जो है उसको 7K एज्यूम कर लिया। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे एंगल 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंगल 1 लिख लिया। जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के, सी डी ई और ई एफ पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल जेड ये इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अगर ये लाइनें पैरेलल है तो उनके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 और एंगल जेड अपने आप इक्वल हो जाएंगे। एंगल जेड कितना था, 7K, तो एंगल 1 जो है वो भी 7K हो गया, ठीक है। अब ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है, ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल सी डी होने का मतलब है कि एंगल एक्स और एंगल 1 आपस में इक्वल है, एंगल 1 और एंगल एक्स ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 कितने हैं, 7K, तो एक्स भी उतना हो गया, ठीक है। एक बात और भी है कि जो है ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो जो है
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होगा वो 180 डिग्री होगा, यानी x प्लस वाई वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये क्वेश्चन में गिवन है y/z जो है 3:7 की रेशो में, तो मैंने y को 3 के और z को 7 के मान लिया। क्वेश्चन में CD और EF, यानी CD और EF जो है वो पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। तो अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में ये जो एंगल्स होते हैं जिन्हें हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं वो इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 और एंगल Z आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 1 एज इट इज उतार दिया, एंगल Z की वैल्यू 7 के वो उतार दी। AB और CD पैरेलल है। अगर AB और CD पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB और CD पैरेलल है, तो उस कंडीशन में एंगल 1 और एंगल x, यानी एंगल 1 और एंगल x ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल 1 और एंगल x। तो एंगल 1 हमने क्या माना था 7 के, x एज इट इज उतार दिया। अब AB और CD अगर पैरेलल हैं तो उस कंडीशन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसका तो x प्लस वाई का टोटल 180 हो गया। x की वैल्यू 7 के है, y की वैल्यू जो है वो 3 के है, इक्वल टू 180। ये 10 के हो गया, 180 के इक्वल टू 180 अपॉन 10, यानी k की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। ठीक है, k की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। तो इसमें निकालना क्या, x निकालना था। x किसके इक्वल था, 7k के। 7k की जगह पर k की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 126 डिग्री जो है वो x की वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसके अंदर भी जो है AB और CD ये पैरेलल है। ठीक है, EF ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो आपको ध्यान रखना है कि फिर ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल GED 126 डिग्री की बने, GED ये 126 डिग्री है। सॉल्व कर लेते हैं इसे, बाकी एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एंगल GED, ये क्वेश्चन में 126 डिग्री की बने GED, तो यहाँ पे मैं एंगल 1 एज्यूम कर लेता हूँ। तो GED के दो पार्ट्स हैं, एक ये और एक ये, यानी एंगल 1 और एक ये। इस एंगल का नाम FED भी लिख सकते हैं, DEF भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल DEF, तो दो एंगल हैं GED के अंदर, ये इन दोनों का टोटल 126 है। तो एंगल 1 प्लस DEF जो है वो किसके इक्वल है, DEF इक्वल है 90 डिग्री के। ठीक है, DEF ये 90 डिग्री है, या FED सेम मीनिंग है, 126। तो एंगल 1 जो है वो 126 माइनस 90, यानी कि 36 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल 1। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एंगल 2 एज्यूम कर लेता हूँ और ट्रायंगल सॉल्व करता हूँ EFG को। ठीक है, ट्रायंगल EFG को, EFG के अंदर 3 एंगल है, एंगल 1 है, एंगल 2 है और ये एंगल है। एंगल 1 है, एंगल 2 है और ये जो एंगल है इस एंगल का नाम EFG या GFE कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों ठीक है। EFG 3 एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। एंगल 1 वो 36 डिग्री है, एंगल 2 हमें पता नहीं है, EFG 90 डिग्री है, 180। तो ये 126 डिग्री प्लस एंगल 2, माइनस 126, इसको माइनस करेंगे तो 54 डिग्री आ गया। ठीक है, 54 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने GED को सॉल्व करा, क्योंकि GED की वैल्यू जो है वो 126 की बनती। GED के दो पार्ट हैं, एक एंगल 1 है और एक ये एंगल है। इस एंगल का नाम FED या DEF कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इनका टोटल 126 था, उसको सॉल्व कर लिया, एंगल 1 आ गया। फिर दूसरा ट्रायंगल FEFG मैंने सॉल्व करा, इसके 3 ट्रायंगल है, एक एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल, तीनों का टोटल ये, तो एंगल 2 आ गया। ठीक है,
अब हमें एंगल कौन कौन से निकालने थे, ए जी ई का मतलब है ये निकालना है, एंगल 3। तो एंगल 2 और एंगल 3 दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं। एक लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं उन सब का टोटल 180 डिग्री होता है और उसे लीनियर पेयर कहा जाता है। तो एंगल 2 और एंगल 3 है, एंगल 2 और एंगल 3 का टोटल 180 डिग्री होगा। तो ये लीनियर पेयर हो गए। एंगल 2 54 है, एंगल 3 नहीं पता, 180 डिग्री। तो एंगल 3 हो गया 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, यानी वही 126 डिग्री। ठीक है, GED जो है एक तरह से ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हो और ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल GED है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो इसलिए दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ गई है। ठीक है, तो जितने भी एंगल क्वेश्चन ने पूछे थे AGE यानी एंगल 3, उसकी वैल्यू आ गई है। GEF यानी कि एंगल 1, उसकी वैल्यू आ चुकी है। FGE यानी एंगल 2, उसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ये सारे जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका एक क्वेश्चन और है, वो भी जो है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एग्जाम में भी कई बार आता है। इसमें गिवन है कि साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट S। QR जो है उसे हमने प्रोड्यूस करा है S तक। ठीक है, QR को प्रोड्यूस करा है S तक। उसके बाद लिखा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR, इसका बाइसेक्टर क्या है? ये बाइसेक्टर का मतलब होता है जो एक एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करता है। बाइसेक्टर मतलब हो गया कि एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करेगा, वो बाइसेक्टर है। यहाँ पर PRS का बाइसेक्टर, PRS इसका बाइसेक्टर ये है। तो ये पॉइंट T पे जो है वो मीट करते हैं, यही क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। हमें प्रूव करना है कि एंगल QTR जो है वो हाफ ऑफ QPR के इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे ये जो साइन है, ये साइन बताते हैं कि यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। एंगल 1 2 3 4, ठीक है, ये ले लेते हैं। इसका मतलब है कि एंगल 1 और 2 इक्वल है क्योंकि ये साइन लगा है। 3 और 4 इक्वल है। तो इसको प्रूव करते हैं। इसके अंदर जो है लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको गिवन वगैरह सब लिखना पड़ेगा। गिवन टू प्रूव ये आपको लिखना है वहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आप प्रूफ करेंगे। गिवन और टू प्रूफ लिखने के बाद अब प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए। इसके लिए PRS ये जो एंगल है, एंगल PRS, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये एक काम करता हूँ, इन ट्रायंगल PQR, इससे आपको समझ आएगा। ट्रायंगल PQR, इसके अंदर जो है एंगल PRS एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ट्रायंगल PQR के अंदर PRS जो है एक्सटीरियर एंगल है। PRS ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ट्रायंगल PQR के अंदर PRS जो है वो एक्सटीरियर एंगल। तो PR जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यानी ये जो एंगल है PRS, ये इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी ये इक्वल होगा एंगल P और एंगल Q के, एंगल P प्लस एंगल Q। इसे हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में शायद पढ़ी हो, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसमें उस ट्रायंगल के अंदर इस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ये। और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके सम के इक्वल होता है? यहाँ जो एंगल है और यहाँ जो एंगल है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। ये लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब PRS जो है उसका हाफ कर लेते हैं। PRS इसका हाफ करते हैं। अगर PRS का हाफ करा,
अगर हमने पी आर एस का हाफ करा तो बाकी का भी हमें हाफ करना पड़ेगा, यानी एंगल पी का भी हाफ करना पड़ेगा, एंगल क्यू का भी हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पी आर एस का मैं हाफ करता हूँ, पी आर एस का हाफ करने का मतलब है बाइसेक्टर जा रहा है इसका, पी आर एस, ये इसका बाइसेक्टर हाफ का मतलब, तो यानी कि मुझे दो एंगल मिलेंगे, एंगल 3 और 4। ठीक है, दो एंगल मिलेंगे, एंगल 3 और एंगल 4। तो इन दोनों में से मैं किसी भी एंगल को लिख सकता हूँ, तो सपोज मैं एंगल 4 लिख लेता हूँ यहाँ पे। एंगल पी का हाफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके बीच में से कोई लाइन नहीं जा रही। ठीक है, तो इसको एज इट इज उतार दूंगा। एंगल क्यू का हाफ, एंगल क्यू का अगर मैं हाफ देखूँ, ये इसके बीच में से लाइन जा रही है, तो एंगल 1 या 2 किसी को भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे सपोज मैं एंगल 1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपकी, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने ट्रायंगल पी क्यू आर लिया, उसमें पी आर एस जो था वो एक्सटीरियर एंगल था, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, वही मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने पी आर एस जो है उसका हाफ करा। अगर मैं पी आर एस का हाफ करूँगा तो मुझे पी और क्यू दोनों का हाफ करना पड़ेगा। पी का हाफ करूँगा, अगर पी का हाफ करूँगा तो वो चेक करूँगा तो पी का हाफ, यहाँ पे पी का कोई बाइसेक्टर नहीं, इसलिए इसको एज इट इज उतारना पड़ा। क्यू का बाइसेक्टर है, एंगल क्यू जो है ये रहा, इसका बाइसेक्टर है, नहीं एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल ही है, किसी को भी आप लिख सकते हो, तो मैंने एंगल 1 लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल जो है वो क्यू टी आर ले लेता हूँ, क्यू टी आर। क्यू टी आर में अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्यू टी आर, इसके अंदर जो एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल 4 है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल 4 है। एंगल 4 जो है वो एंगल 2 प्लस एंगल टी के सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से। एंगल जो आपने ट्रायंगल लिया क्यू टी आर, इसमें एंगल 4 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो यानी वो एंगल 2 और एंगल टी इसके बराबर होगा। तो इसमें एंगल 4 जो है वो एंगल 2 प्लस एंगल टी के बराबर होगा। ये सेकेंड है, इधर आप लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखें तो इधर एंगल 4 आ रहा है, इधर एंगल 4 आ रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से इसे नोट कर लेंगे, हाफ एंगल P प्लस एंगल 1, और यहाँ से इसे एंगल 2 प्लस एंगल T। ठीक है, दोबारा से नोट कर लेंगे, एंगल P एज इट इज़, एंगल 1 एज इट इज़, एंगल 2 किसके इक्वल था, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल था, तो एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लिख दिया, प्लस ये वैसे, ये 1 और 1 कैंसिल हो गए, हाफ P, एंगल P जो है आप चाहें तो एंगल P का जो नाम है वो QPR या RPQ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, QPR, तो मैंने एंगल P की जगह QPR लिख दिया। T, एंगल T की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एंगल T की जगह QTR लिखा जा सकता है, तो मैंने QTR लिख दिया, QTR। ठीक है, तो इस ढंग से जो है जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन जो है वो बस आपको ध्यान रखना है कि पूरा जो क्वेश्चन है वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर जाएंगे। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपको नहीं पता तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाएगा।